हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आई। फिर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड लास्ट में हम कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आई। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है उस टाइम से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा भी कॉस्ट पे चेक रखता था कि प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और अगर कोई भी शॉपकीपर नहीं बताता था कि कॉस्ट कितनी है तो उस पे हैवी पेनल्टी लगती थी। यही एक रीजन था कि उस टाइम पे इन्फ्लेशन नहीं आता था और बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ती थी। फिर हम बात करें वर्ल्ड वॉर के टाइम की, दो वर्ल्ड वॉर्स थी हमारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारा कॉस्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारी कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का सिस्टम था। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग कहते हैं कि जब एक सेलर बायर को प्रॉमिस करता है कि वो बायर की कॉस्ट प्लस सम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देगा बायर को। दैट मीन्स सेलर बायर को बायर की कॉस्ट तो दे ही रहा है, उसके साथ एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे रहा है। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग के बारे में मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। उसके बाद अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करा और गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने को कहा। दैट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओ और हर एक प्रोडक्ट की या हर एक जॉब की टोटल कॉस्ट को ट्रेस करो। दैट मीन्स कंट्रोल करने को बोला गया। तो हमारी नई टाइप की कॉस्टिंग आई। अगर हम आज के बारे में बात करें, मॉडर्न एज के बारे में, जहां पर हमारा ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है और कंपटीशन बहुत है, तो आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट मोटिव एक मेन एम है और हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो दैट मीन्स अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसके पास सिर्फ दो ही तरीके रह जाते हैं, क्योंकि हम इस मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत है और हर एक बिजनेसमैन एक सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। तो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करोगे, कस्टमर्स आपके पास से स्विच होकर दूसरे सप्लायर के पास चले जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी कॉस्ट को कम करें या फिर हम अपने कस्टमर्स बढ़ाएं। तो आज के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग मेन चीज है और हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमें आज के टाइम पे ये देखना है कि हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टर्म्स की। हम यहाँ पे बात करेंगे कॉस्ट की, कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटेंसी। नॉर्मली सब क्या गलती करते हैं, कॉस्ट को, कॉस्टिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को या कॉस्ट अकाउंटेंसी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है और ये चारों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। हम सबसे पहले बात करें कॉस्ट की। अगर हम पिछला टाइम देखें तो पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था। दैट मीन्स एक चीज के बदले में आप दूसरी चीज को एक्सचेंज कर रहे हो। लेकिन जैसे ही बार्टर सिस्टम फिनिश हुआ, हमारा मनी का इंट्रोडक्शन हो गया। सो दैट मीन्स हमारी कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने मेजर करना शुरू कर दिया। सो कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कॉस्ट को एक और टर्म में बोल सकते हैं, कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज। दैट मीन्स अगर हम कोई भी गुड या सर्विस खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ पैसे दे रहे हैं। तो दैट इज योर कॉस्ट। अगर आप मार्केट गए, बुक खरीदी, तो बुक के बदले में आप कुछ पैसे दोगे, दैट इज योर कॉस्ट।
आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, आप बैंक गए, बैंक से आपने लोन लिया। अब लोन के ऊपर आप हर साल इंटरेस्ट दोगे, सो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। आपने सर्विस ली, उसका पैसा उधार लिया, तो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो। इंटरेस्ट दोगे और बाद में उसका पैसा भी, प्रिंसिपल भी वापस करोगे। सो इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यूनिट कॉस्टिंग, योर ओवरहेड कॉस्टिंग, योर मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, योर प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट या एक डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा कॉस्टिंग के बाद आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स जो भी अभी हमने कॉस्टिंग निकाली किसी भी प्रोडक्ट की, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम फोरकास्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। किस लिए करते हैं हम ये सारी चीजें? जिससे हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सके और हम देख सके कि जो भी हमने करा है क्या वो बेटर है बिजनेस के लिए या नहीं। इसके लिए हम बजट्स बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेथड यूज करते हैं या फिर वेरिएंस एनालिसिस यूज करते हैं। That means cost accounting is a process of costing. It analyzes the relevant cost, accounting data, interpret it and summarizes to the management. हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से और एंड होती है जब हम रिपोर्ट्स बना के दे देते हैं मैनेजर को, तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हो जाती है। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है हमारी प्रैक्टिस ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन बिजनेस। दैट मीन्स जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपकी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को बिजनेस में इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। So that means cost accountancy is an application of costing and cost accounting. कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस के अंदर सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए या फिर प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करने के लिए यूज करता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी को हम साइंस भी कह सकते हैं, आर्ट भी कह सकते हैं एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है हमारा मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है कुछ भी सामान जो आपका बिजनेस में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारा बिजनेस है गारमेंट फैक्ट्री का, दैट मीन्स हम गारमेंट्स बना रहे हैं, तो गारमेंट्स बनाते हुए हमारा बहुत सारा मटेरियल यूज होता है फैक्ट्री के अंदर। पहला मटेरियल तो ऑब्वियस है, कपड़ा ही यूज होगा, कपड़े की गारमेंट्स बनेंगे। अब कपड़े को सिलने के लिए हमारे को धागा भी चाहिए, सुई भी चाहिए, हमें मशीन्स भी चाहिए और मशीन में डालने के लिए ऑयल भी चाहिए। और अगर एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज के लिए हमें चाय के लिए हमें मटेरियल चाहिए, कप चाहिए, प्लेट्स चाहिए, टी चाहिए। तो हमारा काफी मटेरियल बिजनेस में लगता है। आपको सफाई करनी है, उसके लिए ब्रूम चाहिए आपके पास, सो दैट मीन्स मटेरियल इज यूज्ड। कुछ मटेरियल होता है जो आपका प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है और कुछ प्रोडक्ट होता है जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो अगर आपका जो कपड़ा है उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका ब्रूम है या चाय की पत्ती है जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं या ऑयल है जो मशीन में डाला है, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है। सो दैट मीन्स मटेरियल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हम उसे कहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट को बना रहा है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है।
अगर हम मशीन में ऑयल डालते हैं, ऑयल हमारा मटेरियल है, तो वो इनडायरेक्टली एप्रल्स को, कपड़े को बनाने में, शर्ट को बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। मशीन आपकी हेल्प कर रही है, तो ऑयल इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। आपका कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है लेबर। लेबर मीन्स जो भी इंसान आपका प्रोडक्ट को बना रहा है या बनाने में हेल्प कर रहा है, वो आपके लिए लेबर है। जो भी लेबर आपका, जो भी इंसान आपका प्रोडक्ट बना रहा है, डायरेक्टली बना रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जाम्पल, आपका शर्ट का डिजाइनिंग करी, डिजाइनर में हमने हायर करा, तो डिजाइनर भी लेबर है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। वो प्रोडक्ट का डिजाइन बना रहा है, फिर लेबर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका काट रहा है और शर्ट बना रहा है, तो डिजाइनर इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग। या फिर हम गार्ड की बात करें, गार्ड को हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन है तो वो भी लेबर एम्प्लॉय है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। गार्ड आपका शर्ट नहीं बना रहा, तो वो आपका इनडायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट होता है एक्सपेंसेस। हमारा प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल और लेबर के अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट। आप जहां पर भी फैक्ट्री आप बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे ली है, तो रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो इलेक्ट्रिसिटी। या फिर मशीन्स की यूसेज, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स। या फिर आपको टेलीफोन का खर्चा चाहिए, पानी का बिल आएगा। सो हमारे पास मटेरियल, लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस भी हमारे डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इनडायरेक्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी भी शर्ट को बना रहे हो मशीन्स की हेल्प से, तो मशीन किसी तो रूम में रखी होगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी मशीन में जा रही है, सो दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जो भी लेबर उस मशीन में काम कर रहा है, उस रूम की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रूम की जो इलेक्ट्रिसिटी है, रूम में जो लाइट है, वो उस लेबर को हेल्प कर रही है देखने में कि मशीन पे काम कैसे करना है। सो जो रूम की इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबलाइट है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो मशीन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हमने जैसे अभी बात करी, हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हमने अभी डिस्कस करा मटेरियल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी हमारे दो टाइप की होती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी अगेन दो टाइप के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम एक नए वर्ड से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ओवरहेड्स। अब ये जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, ये फैक्ट्री में भी होता है, ऑफिस में भी, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। फैक्ट्री अगर रेंट पे है, तो रेंट ऑफ अ फैक्ट्री विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Guard of a factory will be your indirect labor. Oil used in the machines is your indirect material. Similarly, office may be rent of an office will be your indirect expense. Your depreciation of your AC will be your indirect expense. Your all the staff working in the office, the salary paid will be your indirect labor. And material used, maybe your paper for printing, will be your indirect material. Selling and distribution overheads may be your salary of a salesman, will be your indirect labor. Your indirect
expenses can be your carriage outward, or even the petrol used to supply the material to the customers can be your indirect material. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमारी अलग अलग तरह की होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। यहाँ पे आउटपुट को हमने लिया है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर कंपनी गारमेंट्स बना रही है तो आप चाहे एक गारमेंट बनाओ या 1000 गारमेंट्स बनाओ, आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो आपकी फिक्स्ड रहेगी। दैट मीन्स वो खर्चे जो इररिस्पेक्टिव होते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा पैरेलल होती है आउटपुट के, चाहे आप यहाँ 0 यूनिट्स बनाओ तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, आप 1000 यूनिट्स बनाओ तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं चेंज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इंश्योरेंस। अगर आप अपनी मशीन्स की इंश्योरेंस कराते हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है, उसका आपके यूनिट्स प्रोड्यूस से कोई लेना देना नहीं होता। आपने गाड़ी ली, कंपनी में आपने गाड़ी है, अब गाड़ी की आप हर साल इंश्योरेंस कराते हो, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो हर साल, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसका कभी भी यूनिट्स प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहती कि आज आपने ज्यादा यूनिट्स बढ़ाए हैं तो इस साल आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम दोगे, जब आप कम यूनिट्स बनाओगे तब कम इंश्योरेंस प्रीमियम दोगे। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया इंश्योरेंस। सिमिलरली सैलरी ऑफ अ स्टाफ, दैट मीन्स अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर है, आप उसको सैलरी दे रहे हो, या ऑफिस में आपका स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, डिजाइनर है, जिसको आप पर मंथ के बेसिस पे सैलरी दे रहे हो, तो उनका यूनिट्स प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। वो आपका मंथली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको हम पीरियोडिकली सैलरी देते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं एम्प्लॉय से कि आज हमारे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो हम कम सैलरी देंगे, या फिर कम यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो ज्यादा देंगे या कम सैलरी देंगे। सिमिलरली रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, रेंट ऑफ द ऑफिस, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। आपकी यूनिट्स कितने भी प्रोड्यूस्ड हो, आपका ओनर आपसे रेंट पूरा चार्ज करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो इस महीने आप ज्यादा रेंट दे दो, या इस महीने आपके यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो आप हमें रेंट मत दो। नेक्स्ट आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी यूनिट्स के साथ साथ चेंज हो जाती है। दैट मीन्स जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट इंकर होगी। अगर आप 0 यूनिट्स बना रहे हो तो आपकी 0 कॉस्ट है। हम डायग्राम में देखते हैं, अगर हमने 0 यूनिट्स बनाए थे, हमारी कॉस्ट भी 0 थी। हमने जैसे जैसे यूनिट्स ज्यादा बनाने शुरू करे, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा हो गई। सो दैट मीन्स जो कॉस्ट आपकी यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल, अगर आप गारमेंट्स बना रहे हो, एक शर्ट बनाने में आपका 2 मीटर कपड़ा यूज होता है, तो आप एक शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा लेके आओगे। अगर आप 2 शर्ट्स बना रहे हो तब 4 मीटर कपड़ा लाओगे, दैट मीन्स आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो जितने ज्यादा यूनिट्स उतनी ज्यादा कॉस्टिंग करोगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें लेबर। अगर आपने लेबर हायर करी है पर पीस सिस्टम से, आपसे लेबर कहती है कि एक शर्ट बनाने के 100 रुपीज चार्ज करेगी। अगर आप 2 शर्ट बनवाओगे तो वो 200 चार्ज करेगी, और अगर शर्ट नहीं बनवाओगे तो आपका 0 रुपीज लगेगा। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। सो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल हो गया हमारा रॉ मटेरियल, वेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आपके कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है
और कुछ आपका वेरिएबल होता है। दैट मीन्स आप चाहे यूनिट्स प्रोड्यूस करो या ना करो, कुछ फिक्स्ड अमाउंट हमें देना होता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, हमारा 0 पे भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, उसके बाद हमारा इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हो, उसके अंदर हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो हमें हमेशा देना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन जैसे आप यूनिट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हो, आपका बिल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आपको एक कुछ अमाउंट रेंट का देना ही देना है। उसके बाद जैसे जैसे आप यूनिट्स यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, जितने घंटे यूज करोगे, उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। या फिर आपका वाटर बिल्स, टेलीफोन बिल्स, सब में हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं। तो हमारा एक वाटर बिल्स आ गया, योर टेलीफोन बिल्स एंड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। नेक्स्ट कॉस्टिंग आती है हमारी स्टेप कॉस्टिंग। स्टेप कॉस्टिंग, जैसा कि नाम देख रहे हैं आप, स्टेप का मतलब है सीढ़ियां। तो स्टेप कॉस्टिंग हमारा सीढ़ियों को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि कुछ टाइम तक या कुछ आउटपुट तक आपकी कॉस्टिंग सेम रहेगी, फिर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, फिर सेम रहेगी कुछ पीरियड या कुछ आउटपुट तक, फिर इंक्रीज होगी, फिर सेम रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम रेंट का। आप कभी भी रेंट का देखोगे, आपका 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है। 11 मंथ्स तक आपका रेंट फिक्स्ड रहता है। उसके बाद एज पर योर एग्रीमेंट आपका 10%, 15%, जो भी आपका टेनेंट का और ओनर का एग्रीमेंट है, इंक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट 11 मंथ्स तक सेम रहेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर आपका सेम रहेगा। तो रेंट कैन बी योर स्टेप कॉस्टिंग ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आप क्लास में पढ़ रहे हो, कॉलेज ने स्टार्ट करा है क्लासेस आपकी। आपके एक रूम के अंदर 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो कॉलेज ने एक क्लास को पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी हायर करी। तो दैट मीन्स 60 स्टूडेंट्स तक आपको एक फैकल्टी पढ़ा रही है। तो अगर हम स्टार्ट करें 0 से लेकर 60 स्टूडेंट्स तक, कॉलेज का सिर्फ एक फैकल्टी का खर्चा हो रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग फिक्स्ड हो गई। जैसे ही 61 स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करेगा, उसको एक और रूम हायर लेना पड़ेगा और एक और फैकल्टी हायर पे करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स हमारा एक और सेक्शन बन जाएगा। फिर उस सेक्शन में अगेन हम 60 स्टूडेंट्स और एकोमोडेट कर सकते हैं। सो 1 से लेकर 60 स्टूडेंट्स तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रही फॉर वन फैकल्टी। 60 से 61 होते ही हमको एक और फैकल्टी अरेंज करनी पड़ी, तो कॉलेज की कॉस्टिंग बढ़ गई। सो दैट मीन्स अगर आपकी फॉर नेक्स्ट 60 स्टूडेंट्स अगेन कॉस्टिंग फिक्स्ड रहेगी। अगर आपके पास 120 के बाद 121 स्टूडेंट आता है, अगेन थर्ड फैकल्टी या थर्ड रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सो स्टेप कॉस्टिंग कैन बी योर रेंट, इट कैन बी इवन योर सैलरी टू। आप सैलरी भी देखते हो, आपकी 1 साल तक फिक्स्ड रहती है। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है नेक्स्ट ईयर। फिर अगले साल पूरे साल फिक्स्ड रहेगी, फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी एंड देन फिक्स्ड रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। जैसा कि अब तक हमने इतना डिस्कस करा है, प्रोडक्ट कॉस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। दैट मीन्स वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में यूज हो रही है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल एंड योर लेबर। जो भी चीज प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रही है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट बेसिकली हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट पे होता है। पीरियड कॉस्ट है सैलरी, जिसको हम पीरियोडिकली देते हैं, यूनिट्स के हिसाब से नहीं देते, आउटपुट के हिसाब से नहीं देते, पीरियोडिकली दे रहे हैं। सैलरी, योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, योर डेप्रिसिएशन, इवन योर रेंट कैन बी योर पीरियड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, हम जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 3 तरह की डायरेक्ट कॉस्ट होती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में हमें दिखती है।
नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हमारे को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है या प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करता है। एडवर्टीजमेंट, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प कर रहा है आपकी। मशीन्स, आपका प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रही है। योर टेलीफोन, आप प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे रहे हो या ऑर्डर रिसीव कर रहे हो। टेलीफोन बिल्स, योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देयर। सैलरी, आप स्टाफ रख रहे हो, सेल्समैन रख रहे हो जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, या डिजाइनर रख रहे हो जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, या फिर अकाउंटेंट रख रहे हो जो आपकी पूरी कॉस्टिंग को देख रहा है। सो दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट की। हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट आता है डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के बिना हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। मटेरियल को बनाने के लिए हमें लेबर और एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है। सो जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, आपके पास या तो डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर एंड एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सो दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप मिला के हमारा प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करोगे, so that means prime cost plus indirect factory expenses will give you factory cost or work cost. फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे अपना, तो हमारा आ जाएगा सेल्स रेवेन्यू कि कितने का हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हमारा सेल्स रेवेन्यू या फिर हम उसको पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। होप यहाँ तक कि जितना भी आज हमने करा है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।